हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट विद एनसीईआरटी। और आज हम डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी के एग्ज़ाम के बारे में, जिसका कोड है 316 और यह है 12th क्लास के बच्चों के लिए। तो सभी एनआईएस के बच्चे प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर ईयर्स के बच्चों के लिए है। कई बार बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम ये क्वेश्चन हमारे लिए भी हैं, या ये क्वेश्चन आने वाले जो ईयर्स में बच्चे पेपर देंगे उनके लिए हैं। तो ये सभी के लिए फ्रेंड्स सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन प्रिपेयर करके अगर आप चले जाते हैं एग्जाम में तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ कि आप इतना अटैम्प्ट कर पाएंगे कि ईजिली पास हो पाएँ। उससे पहले फ्रेंड्स क्या करना है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और आप हमारी वीडियो देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये है आपका जियोग्राफी का क्वेश्चन पेपर जो आपकी स्क्रीन पे है। तो इसमें आपके फ्रेंड्स 2 पार्ट में क्वेश्चन आते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए होता है कंपलसरी, जिसमें आते हैं 20 क्वेश्चन इंक्लूडिंग मैप। तो मैप आपके 3 आते हैं, वो मैं आगे डिस्कस कर दूँगी, ठीक है। फिर आता है आपका बी पार्ट जो आता है 12 नंबर का। तो बहुत इजी होता है फ्रेंड्स, इतना टफ है नहीं। पर्यटन के बारे में क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसके आंसर्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए हैं। बाकी इस पर जो आंसर है वो मैं दोनों लैंग्वेज में दे रही हूँ, इंग्लिश भी और हिंदी भी। तो दोनों इंग्लिश और हिंदी के स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली आज की इस वीडियो से, क्योंकि अगर इंग्लिश के लिए इंग्लिश में मैं पेपर डालती हूँ, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालती हूँ तो हिंदी के बच्चे रह जाते हैं बेचारे। और हिंदी के बच्चों के लिए अगर क्वेश्चन डालते हैं तो इंग्लिश के बच्चों को वो समझ नहीं आते। तो ये सोचते हुए मैंने दोनों लैंग्वेज इसमें इंक्लूड कर दिए इस वीडियो में। आई होप आपको ये पसंद आएगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप देख रहे हैं आपका ये है क्वेश्चन पेपर, ठीक है। और जो आता है 80 मार्क्स का, ठीक है। और 20 मार्क्स आपको पता ही है, इसमें आपका प्रैक्टिकल होगा, उसके इंक्लूड हो जाएंगे मार्क्स। बाकी ओवरऑल आपके मार्क्स इसमें अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। तो कि यहाँ पे फ्रेंड्स क्या है, आपके जो 4 मार्क्स के आपके 2 मैप आते हैं, ठीक है ना। तो आपके 4 मार्क्स के मैप आ जाते हैं। तो मैं आपको बोलती हूँ 4 + 4 + 4 ये आते हैं आपके मैप। फिर आपका जो बी पार्ट है उसमें आपका सेकंड पोर्शन जो करोगे वो आता है आपका 12 मार्क्स का। तो आपका ये पोर्शन हो जाएगा, ये पोर्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस पोर्शन दोनों मतलब आप इतना होता है कि मैं आपको बी पोर्शन तो मैं आपको समझा दूंगी अच्छे से कि आपको करना क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। रही बात आपके मैप्स की, मैप आप वहाँ पे अटैम्प्ट कर लोगे, इतने टफ मैप नहीं आते हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आगे। तो ये देखिए, ये आपके मैप हैं जो कि 12 नंबर के आते हैं, ठीक है। फिर ये आपके आ जाते हैं क्वेश्चंस जो आते हैं, टोटल 20 होते हैं। और पेपर आपका टोटल आता है 80 मार्क्स का, वो आप पता चुका है, आपको पता चल चुका होगा ऊपर ही। ऑप्शन नंबर 2 फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं स्क्रीन में। तो ये वाला जो पार्ट है आपको ये करके चलना है, ठीक है ना। ये है, ये आपको करके चलना है वहाँ पे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और इसको मैं आपको मतलब ऐसे ही बता दूँगी, ओरली थोड़ा सा बता दूँगी, हिंट दे दूँगी कैसे कैसे आंसर आपको वहाँ पे लिखने हैं, ताकि आप वहाँ पे अटेम्प्ट कर पाएँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए, जाइएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्क्राइब एनी 5 स्ट्रेटजीज टू बी अडॉप्टेड फॉर अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिससे हम कहते हैं सतत पोषणीय विकास, ठीक है। तो इंग्लिश में भी आंसर है, हिंदी में भी आंसर है, मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। तो फ्रेंड्स जो सतत पोषण विकास होता है ना, ये ऐसा विकास होता है जो कॉन्टीन्यूस चलता है। मतलब प्रेजेंट में आप जो आपको सोर्सेज मिलते हैं ना, नेचुरल सोर्सेज होते हैं जो कहते हैं ना, जिन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, उनका आप प्रयोग उतना करोगे जो फ्यूचर में भी आपके लिए वो काम आएंगे। तो सतत पोषणीय विकास के लिए अपनाई जाने वाली 5 रणनीतियाँ आपको बनानी हैं। तो इंग्लिश वाले बच्चे प्लीज़ रीड कर लीजिएगा, मैं हिंदी वाले बच्चों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि आपको क्या करना है, सारी जो पीढ़ियाँ हैं अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए भी आपको लेके चलना है। तो प्राकृतिक संसाधन मैंने बताया था उतना यूज़ करिए जो वर्तमान के साथ साथ भविष्य में भी आपके काम आए, आपकी पीढ़ियाँ उससे वंचित ना रह जाएँ, ठीक है। तो कौन सी रणनीति अपनाओगे, प्रौद्योगिकी। देखो आजकल इतनी मतलब टेक्नोलॉजी हो रही है, उनको आप यूज़ कीजिए ना, उससे क्या होगा आने वाली पीढ़ियों का। जैसे आप मैं बताती हूँ, आप आजकल सोलर पैनल लग रहे हैं, सौर ऊर्जा से बिजली बनाई जा रही है, ताकि क्या है जो पानी से बिजली बनती है, देखो वो तो एक दिन अगर पानी है जब तक तभी तक है ना, अगर पानी ख़त्म हो जाएगा, सूख जाएगा, तो वो वाली बिजली तो नहीं बना पाएंगे। तो इसीलिए सोलर है, सूरज की किरणें तो हमेशा आएंगी, सूरज से तो हमेशा हम कभी भी क्रिएट कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, जितनी टेक्नोलॉजी यूज़ करोगे उतना आपके लिए आगे
अच्छा रहेगा। दृष्टिकोण को कम करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकल। देखो यहाँ पे इंग्लिश वाले बच्चों को पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा, रिड्यूस रिसाइकल है ना, रिड्यूस रीयूज़ एंड रिसाइकल। कम यूज़ करो, जो मतलब चीज़ें अब ख़राब है, वेस्ट है, उनको दोबारा यूज़ में लेके आओ, लाइक प्लास्टिक बॉटल्स, ठीक है, उनका कुछ और तुम बना सकते हो, उन्हें फेंको मत, ठीक है ना। और फिर रिसाइकल अप्रोच, इसी अप्रोच से बचपन में सिखाई जाती हैं फ्रेंड्स, ठीक है। पर्यावरण शिक्षा जागरूकता को बढ़ावा दोगे, ठीक है, जिससे क्या हो, लोगों में जागरूकता आए कि हाँ यार हमें ज़्यादा फ्यूल यूज़ नहीं करना। आपने ऐड में भी देखा होगा, जब बच्चा अपने पापा को गाड़ी चलाते समय जहाँ पे रेड लाइट होती है वहाँ पे टोकता है कि पापा गाड़ी का फ्यूल आप ही ख़त्म कर दोगे तो मैं आगे जाके साइकिल से जाना पड़ेगा ऑफिस, है ना। तो ये होता है कि जागरूकता ही है फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो होनी चाहिए। वहन क्षमता के अनुसार संसाधन का उपयोग करो, तो जितना आपके लिए यूज़ है, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना यूज़ करो, उससे ज़्यादा उपयोग मत करो। सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आयामों से जीवन की गुणवत्ता में सुधार। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब एनी 6 बेनिफिट्स ऑफ वाटरशेड डेवलपमेंट। मतलब जल संभर विकास के 6 लाभ आपको बताने हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स जल संभर विकास आपको मैं बता देती हूँ क्या होता है। जो वाटरशेड के भीतर भूमि और जल संसाधनों के मनुष्यों द्वारा संरक्षण और पुनर्जनन उपयोग को संतुलित करता है। सफल वाटरशेड विकास परियोजना के सामान्य लाभों में कृषि उपज में सुधार, मतलब कृषि में आप सुधार लाना चाहते हो या पीने के पानी को घर घर पहुंचाना चाहते हो, इसलिए ये सब किया जाता है। क्लियर है। लाभ क्या होंगे, प्रदूषण कम होगा, भूमि के जल को फिर से भरने में मदद मिलेगी, स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाता है, उन्हें के द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। इसका लाभ क्या होता है, स्थानीय लोगों में ही वितरित कर दिया जाता है। इन प्राकृतिक संसाधनों का कुप्रबंधन और अति दोहन कम हो गया है, क्योंकि स्थानीय लोग उन्हें नियंत्रित करते हैं। स्थानीय समझते हर स्थान के लोग अपने अपने उसमें क्या करते हैं, वाटरशेड को मतलब प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो अब समझ में आ गया होगा आपको ये, ठीक है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, वाटर को मतलब बचाना। राजस्थान में आपने देखा होगा ज़मीन के नीचे मतलब कई गहरे गहरे कुएं बना देते हैं घरों के अंदर, पानी को मतलब जो बरसात का पानी से कलेक्ट करते हैं। आपको पता है मारा मारी है राजस्थान में पानी की वैसे भी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर ऑन द अर्थ। मतलब पृथ्वी पर तापमान के असमान वितरण के लिए आपको 6 कारक बताने हैं, ठीक है ना। क्यों है, देखिए ये क्वेश्चन ना घुमा फिरा के हर वे में 6 नंबर में क्वेश्चन मुझे लग रहा है इस बार आने वाला है, क्योंकि ये कई बार पूछा जाता है फ्रेंड्स। भारत में भी पूछा जा सकता है कि भारत में, यहाँ पृथ्वी है ना, पृथ्वी हटा के भारत कर देंगे, भारत में तापमान का असमान, कुछ भी घुमा के। लेकिन जो फैक्टर होते हैं ना, जहाँ पे भी आपका तापमान से रिलेटेड कोई फैक्टर पूछा है तो उसके ऑप्शन जो होते हैं, आंसर जो होता है वो यही होते हैं, लैटिट्यूड, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, प्रिवेलिंग वाइंड्स, ओशन करंट, यही मेन रीज़न है। और अदर फैक्टर्स में सब कुछ आ जाता है, ठीक है ना। जैसे साइक्लोन आता है, स्टॉर्म्स आते हैं, ये भी हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको भी बता देती हूँ हिंदी वाले बच्चे, क्या होता है कि जो अक्षांश आपको पता ही है क्या होता है, तो भूमध्य रेखा से जो ध्रुवों की और जो सतह है जल, उसका तापमान कम हो जाता है। जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, जो सूरज की किरणें हैं ना वो ज़्यादा झुक जाती हैं। ज़्यादा झुक जाएंगी तो क्या होगा, सूर्य का ताप की जो मात्रा ध्रुव की ओर कम से कम हो जाती है, ठीक है। इस वजह से ये मतलब क्या कहते हैं, जो वितरण है उसका असमान हो जाता है तापमान का, ठीक है, कहीं ज़्यादा कहीं कम। भूमि और पानी का समान वितरण आपको पता है, कहीं कहीं तो महासागर है, कहीं कहीं पे भूमि है, ठीक है ना। तो महासागरों को दक्षिणी गोलार्ध में समकक्ष भागों की तुलना में अधिक मात्रा में भूमि के संपर्क के कारण अधिक गर्मी प्राप्त होती है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है प्रचलित हवाएं, आपको पता ही है भूमि से समुद्र की ओर जो चलने वाली हवाएं होती हैं तो वो क्या होती है, पानी को तटों से दूर ले जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है फ्रेंड्स, इसकी रीज़न क्या होता है कि ऊपर की ओर उठती हैं, जिसमें गहरा ठंडा पानी सतह के ऊपर उठता है। बाकी महासागरीय धारा, तापमान वितरण को अन्य कार्य हैं तूफान और चक्रवात। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर में क्वेश्चन फंस गया तो इसे प्लीज़ पढ़ के जरूर जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। मतलब भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 6 कारकों को आपको बताना है। तो भाई आ गया, देखो सेम आ गया ना, भारत की मैंने अभी आपको ऊपर ही बताया, लैटिट्यूड, लोकेशन, डिस्टेंस फ्रॉम सी, हिमालय, ये सारे के सारे उसको मॉनसून वाइड्स, अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है, फिजियोग्राफ जो भी है, ठीक है, ये साइक्लोन, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ये सारी चीज़ें मतलब प्रभावित करती हैं भारत की जलवायु को भी। समझ में आ गए, कारक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई आर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल सेंटर्स कंसंट्रेटेड अहमदाबाद, मुंबई, पुणे रीजन, एक्सप्लेन एनी 6 फैक्टर। क्या रीज़न है भाई, अहमदाबाद और मुंबई पुणे क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग केंद्र क्यों संकेंद्रित है, मतलब क्यों यहीं से ही किया जाता है, ऐसा क्या है वहाँ पे,
तो मैं आपको बता देती हूँ वहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी है ऑफ रॉ कॉटन वही मिलता है, मार्केट है वहाँ पे, ट्रांसपोर्ट इंक्लूडिंग एक्सेसिबल पोर्ट फैसिलिटी है, चीप लेबर मिल जाती है, एंड मॉइस्ट क्लाइमेट जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या करने का लिए, मतलब कॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इन मुंबई एंड अहमदाबाद रीजन। ओके फ्रेंड्स, तो यही है, सस्ता मतलब श्रम मिल जाता है, नम जलवायु है जो सूती वस्त्र मतलब कॉटन के लिए, मतलब कॉटन को की खेती के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, तभी वहाँ पे सूती वस्त्र का ज़्यादा मतलब फेमस है ये दोनों जगह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइंड्स एंड एयर करंट। देखो एयर करंट अभी मैंने बताया था, तो पवनों और वायु धाराओं में अंतर बताना है आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या अंतर है, वाइंड इज एयर, मतलब आप पढ़ सकते हैं कि जो वाइंड है, हवा जो होती है, इज़ एयर दैट फ्लोज हॉरिजेंटली, वो हॉरिजेंटली मतलब फ्लो में क्षैतिज रूप से बहती है। एंड एयर करंट इज़ अ मोर ऑर्गेनाइज्ड कंसंट्रेटेड अरेंजमेंट ऑफ अ वाइंड दैट फ्लोज इन द सेम जनरल डायरेक्शन, एक सामान्य दिशा में ही जाता है क्या आपका करंट, एयर करंट, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो क्षैतिज रूप में वो हॉरिजेंटली जा रही है और ये सेम जनरल डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब एक सामान्य दिशा में जा रहा है, ठीक है ना। तो फिर क्या है, एयर करंट इज ऑल्सो मोर वर्टिकल इन मूवमेंट कंपेयर टू वाइंड, मतलब वाइंड के अकॉर्डिंग ये वर्टिकल है मूवमेंट में, ठीक है ना। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, 7 क्वेश्चन है आपका कि सजेस्ट एनी 2 वेज ऑफ कंट्रोलिंग ग्लोबल, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्लोबल वार्मिंग में तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको पता है ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, जितनी भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन मतलब जो हार्मफुल गैसेज जब वो बढ़ने लग जाती है ना उनकी मात्रा, तो मतलब ग्लोबल वार्मिंग होने लग जाती है, ठीक है। तो जिसकी वजह से कहते हैं भूमंडलीय तापन, है ना, तो इसको ये बढ़ने लग जाता है। तो इसके फ्रेंड्स कभी कभी ना कारण भी आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने नियंत्रण करने के तरीके पूछे हैं, मान लो इसके कारण पूछ लिए गए तो आप क्या लिखोगे, इसका क्या है, कारण क्या है, मतलब एक तो होता है मतलब पेड़ों को काटना, बड़ी मात्रा में वनों की कटाई, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, मतलब वनों का जो दोहन होता है। नेक्स्ट है जो वनों में आग लगा देते हैं लोग, ठीक है, उसकी वजह से ज़्यादा मतलब आपको पता है जो मीथेन है, नाइट्रोजन, और जो आजकल दवाओं का छिड़काव होता है ना खेती में, तो नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, तो उसकी वजह से भी फ्रेंड्स क्या होता है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, भूमंडलीय तापन भूतापन बढ़ता है, ठीक है ना। बाकी पेड़ों को तो काटना ही है, ठीक है। फिर क्या होता है फ्रेंड्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप यूज़ कर रहे हो, आपको पता है आप फ्रिज यूज़ कर रहे हो, AC यूज़ कर रहे हो, तो ये भी कई मात्रा में ना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो इससे भी हमारा भूतापन बढ़ता है, ठीक है। अब जितने पॉइंट्स यहाँ पे देखो कंट्रोलिंग में बता रहे हैं ना, उनको आप अपोजिट कर दो, ठीक है ना। अपोजिट में क्या हो जाएगा, वो रीज़न है और उनका सॉल्यूशन क्या है। देखो मैंने अभी आपको बताया था पेड़ों को काटना, तो यहाँ पे प्लांटिंग ट्री आ गया उल्टा, मतलब सुझाव में उल्टा कर देना आपको। टर्निंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जब आपको यूज़ में नहीं है तो वो चीज़ें आपको बंद कर देनी, जैसे टेलीविज़न हो गया, कंप्यूटर हो गया, कोई गाना सुनने का स्टेरियो म्यूजिक प्लेयर हो गया, अगर आप यूज़ नहीं कर रहे तो उसको आपको स्विच ऑफ मतलब बंद कर देना चाहिए, टर्न ऑफ, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वो प्रोड्यूस करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत बड़ी मात्रा में रिलीज़ करते हैं, जिसकी वजह से आपका भूतापन बढ़ता है, यानी कि आपका ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। और क्या बताओगे, स्प्रेड अवेयरनेस हमें फैलानी है कि ऐसा होता है, कैसे हमें प्रिवेंट करना चाहिए ग्लोबल वार्मिंग को, अपने फ्रेंडों से, फैमिली को, कलीग को कैसे बचाया जाए, ठीक है ना। तो हिंदी में भी ये बता दिया मैंने, पेड़ लगाएं, ठीक है ना, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है अवशोषित कर लेते हैं, कि पेड़ जो होते हैं उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, ऑक्सीजन वो छोड़ते हैं जो लाइव गैस है जो हमें चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को बंद कर दें, जो मैं बता चुकी हूँ इंग्लिश वाले बच्चों को, आपको हिंदी में समझाया था, ठीक है ना, तो समझाने की जरूरत नहीं है। और जागरूकता फैलाएं, ठीक है। कारण भी मैं इसके बता चुकी हूँ, परिणाम भी मैं बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8, हरित क्रांति के 2 नकारात्मक प्रभाव। देखो हरित क्रांति क्या होता है फ्रेंड्स, पहले ये समझ लेते हैं। जब क्या होता है फसलों का ज़्यादा से ज़्यादा मतलब उत्पादन किया जाता है ना, ठीक है ना, तो उसे कहते हैं हरित क्रांति। मतलब हरित मीन्स हरा भरा हो जाना। हरे भरे से हमें क्या मिलता है, फसलें तो उगाते हैं, खाद्यान्न बड़ी मात्रा में, गेहूं प्रोड्यूस कर दे, चावल की खेती बड़ी मात्रा में की जा रही है, तो एक क्रांति से आ जाती है, ठीक है। तो इसके नकारात्मक प्रभाव भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं, तो नकारात्मक भी होते हैं। नकारात्मक क्या होते हैं फ्रेंड्स, बार बार खेती करने से ना फर्टिलिटी जो होती है, उपजाऊ शक्ति जो होती है सॉइल की, वो ख़त्म हो जाती है। फिर हम ज़्यादा मतलब हरित क्रांति आने से हम ज़्यादा उपज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, जो सॉइल की मतलब क्या होता है, हम ज़्यादा पैरासाइड जो पेस्टिसाइड है, फर्टिलाइज़र चीज़ें होती हैं केमिकली, वो डालते हैं ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो, लेकिन मुनाफा नहीं होता। उसका रिजल्ट क्या होता है कि फर्टिलिटी लॉस हो जाती है, किसकी, भूमि की, मतलब ज़मीन की, ठीक है ना। तो वही है, मिट्टी अपनी उर्वरता शक्ति खो देती है, और रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों के ज़्यादा उपयोग करने से उर्वरकता में नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मेंशन द 3 बेसिक डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मानव विकास सूचकांक। देखो भारत का भी पूछा जाता है, भारत की क्या स्थिति है मानव विकास सूचकांक में, MDI जो इंडेक्स होता है उसमें क्या स्थिति है भारत की SDI इंडेक्स में। तो मैं आपको बता दूं अभी 2021 तक तो आई थिंक 131 थी या 151 थी, मुझे इतना मतलब श्योरिटी नहीं है, तो देखते हैं फ्रेंड्स, ये आपको देख लीजिएगा। लेकिन आपका 2005 के अकॉर्डिंग पूछा जाता है, मैं आपको डिस्कस कर दूंगी आगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स ये होता क्या है मानव विकास सूचकांक, ये ऐसा सूचकांक होता है जो मानव विकास के आयामों को मापता है कि मानव का विकास मतलब किन आयामों किस बेस में हो रहा है नहीं हो रहा है। तो मानव का विकास देखो कौन सा मानव का विकास होता है, जो एजुकेटेड हो, स्वस्थ हो, जिसकी जो बेसिक नीड्स हो वो पूरी हो रही हो, वही मानव आज की डेट में हमारा क्या है, डेवलप्ड है, ठीक है। तो इसके 3 डायमेंशन क्या होते हैं, पहला हो जाता है आपका अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, इसको नापा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेशन से आ रहा है। सेकंड है आपका एक्सेस टू एजुकेशन, कितने आप पढ़े लिखे हो, एजुकेशन देखी जाती है। स्कूल में प्रवेश करने वाले उम्र में बच्चों की मतलब देखा जाता है कि बच्चों की जो स्कूली शिक्षा के अपेक्षा वर्षों वेस्ट आबादी के स्कूली शिक्षा के वर्षों में कैसे मापते हैं। नेक्स्ट है आपका एंड अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये देखा जाता है, इसको चेक किया जाता है, तब पता चलता है किसी भी देश का SDI कि कितना विकसित है, ठीक है ना। भारत तो बहुत पीछे है, ठीक है, इन मामलों में, बाकी हिंदी वाले बच्चे आप देख लेना, ठीक है, एक कैसे कैसे मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हरित ग्रह के 4 परिणाम, ये मानव सूचकांक वाला देखना, आगे भी क्वेश्चन है, ठीक है। हरित ग्रह के 4 परिणाम आपको बताने, एक्सप्लेन 4 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्या प्रभाव होते हैं, क्या परिणाम पड़ता है ग्रीन हाउस का। पहला तो ओजोन परत का ह्रास हो जाएगा, ओजोन परत आपको पता ही है जो रेस को रोकती है, सूरज की किरणों से जो पराबैंगनी किरणें आती है जो हार्मफुल है, जिससे स्किन कैंसर हो सकता है, उनको रोकती हैं, उनसे हमको प्रोटेक्ट करती हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है ना, ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ओजोन परत का ह्रास हो, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। पर्यावरण क्षरण, पर्यावरण मतलब बर्बादी, ख़त्म होता जा रहा है, पर्यावरण का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है लोगों के द्वारा। प्रजातियों का विलुप्त होना, भाई ऑब्वियस सी बात है कि कहाँ से प्रजातियाँ बचेंगी, तभी तो देखा ना आपने कि जितनी भी जो प्रजातियाँ थी जो बहुत ज़्यादा रेयर थी वो कितनी विलुप्त हो चुकी हैं। तो ये सब रीज़न है, ठीक है ना, सारे परिणाम हैं। आगे है आपका विच इज़ द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ हिमालयस, राइट इट्स एवरेज हाइट फ्रॉम द सी लेवल, हिमालय की सबसे उत्तरी श्रेणी कौन सी है, समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है। तो मैं आपको बता दूं उसे हिमाद्री कहा जाता है, ठीक है। तो उस श्रेणी का नाम हिमाद्री है, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ये 6000 मीटर की औसत ऊंचाई के साथ सबसे ऊंची चोटियों से युक्त सबसे निरंतर श्रेणी है। इसमें सभी प्रमुख हिमालय की चोटियाँ शामिल हैं। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासीफाई इंडस्ट्रीज इनटू 4 ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, मतलब स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। आप किसी की ऑनरशिप कर रहे हो तो उसमें उद्योगों को किन भागों समूहों में बांटा जाता है। तो देखो पब्लिक सेक्टर आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज होती हैं आर एम्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज, मतलब इनडायरेक्ट वे में गवर्नमेंट एजेंसी द्वारा इन्हें मतलब वो किया जाता है, मतलब गवर्नमेंट की ही वो होती हैं जो पब्लिक के लिए होती हैं, ठीक है ना, एजेंसीज लाइक बैंक हो गए, ठीक है। फिर आता है प्राइवेट सेक्टर, ये टोटली प्राइवेट होती है, इसके ओनरशिप जो सब कुछ होता है वो प्राइवेट बेस में होता है। जैसे बजाज कंपनी हो गई, आपकी टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता। फिर एक आता है जॉइंट सेक्टर, ठीक है। तो ये क्या होती हैं फ्रेंड्स, ये दोनों एक स्टेट और इंडिविजुअल दोनों ग्रुप के द्वारा ही चलाई जाती हैं। जैसे कि अच्छा एग्जाम्पल ले लें ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये प्राइवेट भी है और पब्लिक भी है। कोऑपरेटिव सेक्टर आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण आपको मैंने बता दिया, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, हिंदी वाले बच्चे तो बहुत इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट है संयुक्त क्षेत्र, जिसमें जो प्राइवेट भी होता है और गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है हैंडल, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सहकारी क्षेत्र, ठीक है ना। अब आ गए व्हाट इज़ अ प्लेन, डिस्क्राइब एनी 5 पॉइंट्स ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ प्लेन, मतलब मैदान किसे कहते हैं, मैदान के आर्थिक महत्व के 5 बिंदु बताने, ठीक है। तो फ्रेंड्स प्लेन क्या होता है, प्लेन आर लैंड विद अ लिटिल एलिवेशन, ऑलमोस्ट मतलब फ्लैट होता है, विच आर फॉर्म बाय रिवर्स फ्लोइंग अलोंग, ठीक है। 5 पॉइंट्स क्या हैं इसके, प्लेन्स हैव फर्टाइल सॉइल होती है, आपको पता ही है, एडिक्वेट वाटर सप्लाई होता है, प्लेन सपोर्ट फेवरेबल क्लाइमेट और टेरेन, और प्लेन्स आर जनरली फ्री फ्रॉम नेचुरल डिजास्टर, प्लेन आर जनरली डेंसली पॉपुलेटेड सो दे हैव स्ट्रॉन्ग ह्यूमन सोर्सेज, मतलब सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप पढ़ लीजिएगा आपको समझ आ जाएगा, है ना।
एक मतलब एक भूमि है लगभग समतल जो होती है और नदियों के किनारे बहने से बनती है, दैट्स इट। मैदानों में उपजाऊ मिट्टी होती है, पर्याप्त पानी की आपूर्ति होती है, सादा समर्थन अनुकूल जलवायु भूभाग होता है। मैदान आमतौर पर प्राकृतिक आपदाओं से मुक्त होते हैं, कोई प्राकृतिक आपदा नहीं। तो आपको खुद कहा जाता है ना कि अगर भूकंप आ रहा है तो घर से बाहर चले जाइए, खुले मैदान में चले जाइए। क्यों कहा जाता है? बच जाओगे, सेफ़ है वो। मैदान आमतौर पर घनी आबादी वाले होते हैं, ये भी सही है। जहाँ पे समतल होता है वहीं तो लोग बसते हैं। अब पहाड़ के ऊपर तो चोटी में घर बना नहीं पाओगे आप, क्लियर है। मैदानी क्षेत्र संसाधनों से बहुत समृद्ध और उनके पास परिवहन के लिए अच्छी सड़क। भाई सिंपल, जितना समतल होता है उतना ही देखो ना। आप सिटी में चले जाइए, आपको मेट्रो भी मिल जाएगी, मतलब ट्रेन भी मिल जाएगी, बस गाड़ियाँ वो तो है ही हैं। लेकिन आप पहाड़ों में ट्रेन चला सकते हो? नहीं चला सकते, वहाँ पे आपको ट्रेन नहीं मिलेगी ना। तो उतना ही मतलब सड़क जहाँ पे बेहतर होगी, बेहतर स्वास्थ्य आपको मिलेगा। मैदानी क्षेत्र में सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं, ये मैं आपको दूँ। जैसे सिटी मान लो हर तरह की, और आप विलेज में चले जाओ, वहाँ पे उबड़ खाबड़ होता है, तो इसलिए फैसिलिटी वहाँ पे इतनी ईजिली प्रोवाइड नहीं की जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक्सप्लेन एनी 6 इशू विच आर इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। भारत में कृषि के विकास के लिए 6 मुद्दे बताने भैया। कृषि का विकास करना है आपको, क्या क्या चाहिए? बेहतर बीज, सीड्स जिन्हें हम कहते हैं, फर्टिलाइज़र एंड बायोसाइड्स आपको चाहिए। इरिगेशंस, सिंचाई के साधन आपको चाहिए, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? लैक ऑफ मैकेनाइजेशन, सॉइल एरोजन और एग्रीकल्चर मार्केटिंग। मतलब क्या है, आपको कृषि को बढ़ावा देना है तो बीज उच्च क्वालिटी के आपको पैदा चाहिए, है ना, अच्छी वो चाहिए। खाद, उर्वरक, बायोसाइड्स आपको चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फसल आप उगा सको, है ना। इससे मिट्टी का ह्रास, थकावट नहीं होती, ठीक है। और जो उत्पादकता की कम उत्पादकता की गंभीर समस्या है वो भी दूर हो जाती है, उसको भी हल किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था सिंचाई के लिए आपको कहता है ये। दूसरा है भारत, देखो भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा सिंचित देश है। इसका 1/3 फसल ना सिंचाई के साथ मतलब सिंचाई पर ही निर्भर करता है, ठीक है ना। भारत में मोस्टली जो खेती है ना वो सिंचाई पे निर्भर करती है। सिंचाई के साधन अगर पूरे प्रोवाइड किए जाते हैं जिन राज्यों में, वहाँ पे आपने देखा होगा फसल भी अच्छी होती है। मशीनीकरण की कमी, आपको पता है ना, आज भी भारत में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे मतलब पुराने मतलब पैतरे आजमाए जा रहे हैं खेती के, जैसे लकड़ी का हल हो गया, दरांती हो गया, है ना। तो मशीनीकरण मतलब टेक्नोलॉजी कम यूज़ किया जा रहा है, मैकेनिकल चीज़ों को कम इस्तेमाल किया जा रहा है। तो जो मतलब सारा काम मानव अपने हाथ से किया जाता है। मृदा अपरदन, उपजाऊ भूमि के बड़े हिस्सा हवा और पानी से मिट्टी के कटाव से ग्रस्त है। इस क्षेत्र का उचित उपचार किया जाना चाहिए और इससे क्या होता है, मूल उर्वरता को बहाल किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कृषि विपणन। तो कृषि विपणन आपको पता ही है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग। तो आपको पता है कि गाँव में क्या होता है, ग्रामीण भारत में आज भी मतलब खेती के लिए मार्केटिंग की स्थिति ख़राब है। तो क्या होता है फ्रेंड्स, किसानों को अपने उपज बेचने के लिए मतलब कुछ साधन नहीं मिलता, कि मार्केटिंग नहीं अवेलेबल होती कि कहाँ बेचें। तो वो क्या करते हैं कि निपटाने वाली बात हो जाती है। तो क्या करते हैं वो कि स्थानीय व्यापारियों और बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो मतलब सस्ते में ही उनको निपटान करना पड़ता है, क्योंकि अपने पास भी रखेंगे तो फसल उनकी ख़राब हो जाएगी, तो कोई फ़ायदा है नहीं। तो जो लगे हाथ मिल रहा है उसी में वो संतुष्ट हो जाते हैं। तो औने पौने दामों पर वो अपनी फसल बेच देते हैं, ठीक है। हालांकि उन्हें नुकसान ही उठाना पड़ता है, ठीक है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15, हाउ आर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल इन इंडिया, एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो माइग्रेशन में आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, माइग्रेशन होता है आपका प्रवास करना, मतलब आप एक ही स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान में मूव कर जाते हो, बस जाते हो, तो वो होता है आपका माइग्रेशन। तो माइग्रेशन क्यों होता है फ्रेंड्स, माइग्रेशन के लिए क्या कारण होते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि रीज़न क्या क्या होते हैं माइग्रेशन के। तो वैसे ये सारे रिस्पॉन्सिबल हैं, सोशल, पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक। तो फ्रेंड्स आपका अगर नॉर्मल लगाया जाए, आप ये पढ़ के भी नहीं जा रहे, आपको पता है आर्थिक रीज़न में आ जाता है आपका जॉब के लिए। आपको जॉब मिल रही है कहीं पे दूसरी जगह में, तो तब जाके आप वहाँ पे जाते हो, बस जाते हो। कई लोग गाँवों को छोड़ के सिटी में आके बस जाते हैं क्योंकि जॉब के लिए, ठीक है। सामाजिक रीज़न होता है, आपकी शादी हो जाती है तो आपको वहीं पे सेटल होना पड़ता है जहाँ जिससे आपकी शादी हो रही है, ठीक है। राजनीतिक कारण आ जाता है, आप जहाँ पे मतलब आपकी पॉलिटिक्स में, तो जहाँ पे आपका वोटिंग कार्ड है, आपने जहाँ पे गए, बसे, ठीक है, पैदा हुए, फिर आपका वहीं पे वोटिंग कार्ड सब बन गया, है ना। तो वो आपका राजनीतिक कारण में आ जाता है। बाकी जनांकीय कारक भी होते हैं, सारे कारक इसके लिए उत्तरदायी हैं। अगर वैसा देखा जाए तो देखो लोग क्यों शिफ्ट करते हैं, या तो वो अच्छे सोशल वातावरण के लिए कि देखो यहाँ की कॉलोनी अच्छी नहीं है, कहीं और चले जाते हैं, वहाँ वो माइग्रेट हो जाते हैं, तो है ना। कल्चरल के लिए, उन अपनी संस्कृति के लिए माइग्रेट हो जाते हैं, एनवायरमेंटल के लिए, अच्छा वातावरण जहाँ मिलता है लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं,
हेल्थ के लिए हेल्थ इशू आ जाते हैं, आपको पता ही होगा, अगर हमें कोई बीमारी है तो उसका इलाज जहाँ होता है वहीं जाते हैं, फिर वहीं सेटल हो जाते हैं। मतलब ये नहीं कि सेटल ही होना है, माइग्रेट मीन्स थोड़े टाइम के लिए भी जा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा बच्चे पढ़ने के लिए अब्रॉड जाते हैं 2 साल 3 साल का कोर्स करने के लिए। हाँ, जब मैक्सिमम स्टूडेंट जो आपके साइंस के होते हैं, डॉक्टरी जो करते हैं ज़्यादातर मतलब बाहर से करते हैं, ठीक है ना, विदेशों में जाके करते हैं। तो वो क्या करते हैं, माइग्रेशन लेते हैं ना, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट उन्हें अवेलेबल कराना पड़ता है, तब जाके वो जा पाते हैं। तो एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, व्हाटएवर, मतलब सबके लिए माइग्रेशन मतलब ये होता है माइग्रेशन। तो उसके लिए सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, अगर आप शिफ्ट कर रहे हो, इस रीज़न आपको मेंशन करना होता है, इस रीज़न के लिए, ठीक है ना। जैसे कि आपने कोर्स किया कहीं से, तो वहाँ पे भी आपको माइग्रेशन चाहिए, वहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा कि मेरे को अलाउ कर रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ आप रहते हो आपका राज्य अलाउ कर रहा है आपको माइग्रेशन के लिए। तो ये सब है। बाकी आपको ये वर्ड बहुत सुनाया होगा, मुझे लगता है आपको ये पता भी होगा। बाकी ये मैंने एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इकोनॉमिक माइग्रेशन, सोशियो पॉलिटिकल, डेमोग्राफिक। मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, डेमोग्राफिक हो जाता है आपका मतलब जेंडर, किस एज, कोई जेंडर हो, कोई रेस हो, मतलब होता है ना कोई पर्टिकुलर ऐसी जाति होती है या ऐसा धर्म होता है, ऐसी एज होती है, सॉरी धर्म बोल रही हूँ मैं, कोई ऐसे मतलब एथनिसिटी होती है कि जिन्हें लगता है कि उनका मतलब उनकी जो जाति है वो बहुत कम है, रिस्क है, मतलब उनकी पॉपुलेशन को रिस्क है, तो क्या करते हैं तब भी वो बचने के लिए दूसरी सेफ जगह में माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये रीज़न है। बाकी प्रवासन कहते हैं हिंदी में, कहीं और जाके प्रवास मतलब बस जाना, ठीक है, चाहे वो थोड़े समय के लिए बसे। तो राजनीतिक प्रवास में देखो यहाँ आ गया ना, सॉरी, राजनीतिक उत्पीड़न आ गया, युद्ध से बचने के लिए, ये राजनीतिक कारण है। अभी आपने देखा होगा, लाइव एग्जांपल है, अभी कहाँ पे जो लड़ाई चल रही है ना, तो रूस की और उसकी किसकी चल रही है, उक्रेन, है ना, रूस और उक्रेन की जो लड़ाई चल रही है। तो आपने देखा होगा ना, अब क्या होता है, रूस की जनता जो पीड़ित है, जितने लोग मर रहे हो, क्या करते हैं, सेफ जगह ढूंढेंगे ना अपने लिए बसने के लिए। तो कारण क्या है लड़ाई का, राजनीति, पॉलिटिक्स, आपस में लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स खेली जा रही है, जिसमें आम जनता पिसती है। तो आम जनता क्या चाहती है कि मैं कहीं सेफ जगह में जाके बस जाऊँ अपने बीवी बच्चे लेके, तो वो भी माइग्रेट हो जाते हैं, उसे भी माइग्रेशन का एक पार्ट कहा जाता है। जनसांख्यिकीय प्रवासन आपको पता है, लिंग, आयु, नस्ल में बताया था ना, जातीयता सहित। अगर आपको लगता है आपकी आबादी मतलब सामान्य से मतलब कम है, आपको लगता है कि आप खतरे में हैं, आत्महत्या तक का मतलब जोखिम पे आ गया, आपको मरने तक पे उतारू हैं, तो आप भी कहीं सेफ जगह में जाके बस जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज सॉइल इरोशन और मेंशन 4 टाइप्स ऑफ सॉइल इरोशन। तो मृदा अपरदन क्या है, 4 प्रकार बताने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ये जो मृदा अपरदन है, ये क्या होता है, एक मिट्टी का मतलब एक निम्नीकरण है, जब मिट्टी की क्वालिटी घटने लग जाती है उसे कहते हैं। तो ये कई तरह से होता है फ्रेंड्स, बहता पानी की वजह से, रेनफॉल की वजह से, रेन वाटर की वजह से, हवा की वजह से जो मिट्टी होती है वो अपनी मतलब कहते हैं ना क्वालिटी खो देती है, अपनी उपजाऊ शक्ति खो देती है, तो उसे कहते हैं। तो इसका भी कहीं ना कहीं कारण जो है वो इंसान ही है, वनों की कटाई काटता जा रहा है, दिन प्रतिदिन जो जंगल हैं वो में जो पेड़ हैं उनकी संख्या कम होती जा रही है, जो मिट्टी को बांधे रखते हैं, जोड़े रखते हैं। पेड़ नहीं होंगे तो देखो, खाली जगह की मिट्टी, आपने रेगिस्तान चले जाओ, जब हवा चलती है तो दुनिया भर की रेत उड़ जाती है। वहीं आप जंगलों में चले जाओ, पेड़ों की वजह से मिट्टी इतनी नहीं उड़ पाती, जहाँ ज़्यादा पेड़ होंगे वहाँ मिट्टी कम उड़ती है, क्योंकि जो पेड़ होती है उनकी रूट्स जो होती है वो जड़ों को, मिट्टी को कहीं ना कहीं उसकी पकड़े रखती है, बांधे रखती है, ठीक है। इसके कई टाइप्स होते हैं, रेन ड्रॉप्स और स्प्लैश इरोजन, बाकी आप पढ़ लीजिएगा, शीट इरोजन, रेल, गली, स्ट्रीम बैंक इरोजन, ये सारे आप पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये हिंदी में भी मैंने बता रखा है, आप प्लीज़ देख लीजिएगा, इसकी रीडिंग कर लीजिएगा, इसको बस एक बार जस्ट रीड करके पढ़ के थोड़ा सा समझ के चले जाइएगा, बाकी आप खुद भी बना सकते हैं। इसके अगर मृदा अपरदन को मतलब को बचाने के लिए, मतलब रोकने के उपाय पूछना है तो मैं आपको बता दिया है, पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएँ, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट आप है जागरूकता, इसमें भी जागरूकता फैलाओगे, लोगों को बताओगे कि किस तरह से हमें पेड़ क्यों लगाने चाहिए और मिट्टी का अपरदन हमें कैसे रोकना चाहिए। अगर अपरदन नहीं रोका जाए तो क्या क्या समस्याएं हमारे सामने आएगी, उपजाऊ शक्ति खो देगी, तो फसल नहीं होंगी, है ना, धान नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब कुछ हैं जो आपको याद रखना है पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन एनी 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट। नदी घाटी परियोजना मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसके 2 उद्देश्य आपको बताने हैं। तो फ्रेंड्स, मतलब क्या होता है, बहुउद्देशीय होती हैं ये, और इन जो ये परियोजनाएं होती हैं, इनके मुख्य उद्देश्य क्या होता है, बाढ़ में नियंत्रण करना, मिट्टी के कटाव की रोकथाम करना, सिंचाई, पीने, उद्योग के लिए पानी की व्यवस्था करना, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश वाले बच्चे। और बाकी बिजली का उत्पादन, परिवहन, ये सब भी इसमें आ जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लासीफाई वॉल्केनोस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लूइडिटी ऑफ लावा। लावा की तरलता के आधार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत करना है। तो फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं, कंपोसाइट, शील्ड, ये आपको पढ़ के जाना है। ज्वालामुखी का एक क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है इस बार आ जाएगा कहीं। और आपका होता है डोम, मतलब इसको अगर इंग्लिश में लगाया जाए तो आपको पता ही है लावा के आधार पर 3 होते हैं, मिश्रित, ढाल और गुंबद। तो समग्र भी बोलते हैं इसे, ठीक है, और शील्ड ज्वालामुखी, ठीक है, और डोम। तो ये सारे आपको पढ़ लेना है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो आ गया ना आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो भारत की 2005 में पूछा गया था, क्या था, तो मैं आपको बताती हूँ 127वां इंसान नंबर था 2005 में। तो एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर हैविंग लो रैंकिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्यों है ऐसा, 5 कारण बताने हैं आपको। तो 127वां नंबर था, भारत की रैंक 127 थी, ठीक है। और इसका क्या रीज़न हो सकता है, इनइक्वालिटी, इनएडिक्वेट मेडिकल और एजुकेशन सर्विस, कहीं पढ़ाई पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लोड हो रही है, मतलब एक्सप्लोजन ज़्यादा बढ़ रहा है, पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो ये सब रीज़न है फ्रेंड्स, ठीक है ना। और सबसे बड़ा रीज़न भारत का है जो उसे HDI इंडेक्स में सबसे पीछे छोड़ता है, वो है बेरोजगारी। बड़े नंबर पे अभी कोरोना आया तो कितने लोग बेरोजगार हो गए, कई लोगों को तो शहर छोड़ के गाँवों में जाना पड़ा। तो ये सब रीज़न है फ्रेंड्स जो आपकी भारत की या किसी भी देश की जो HDI रिपोर्ट होती है उसमें मतलब रैंक होती है, उसको प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 क्लासीफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस देयर ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर साधनों का वर्गीकरण आपको पता है, ये 2 प्रकार के संसाधन होते हैं, जैविक और अजैविक। जैविक होते हैं जिनमें सांस होती है, जो सांस लेते हैं। अजैविक होते हैं जो लाइफलेस होते हैं, जिनमें प्राण नहीं होते। तो आपको पता ही है, मनुष्य हो गया, वनस्पति, जीव, मत्स्य पालन, पशुधन जब जैविक हैं, और अजैविक आ जाते चट्टान, धातुएं, मिट्टी, ये आपके अजैविक हैं। हाउ डू वी कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कैसे करते हो आप जनसंख्या की घनत्व की गणना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है फ्रेंड्स, आप जनसंख्या को क्षेत्रफल के आकार से विभाजित कर देंगे, दैट्स इट। इस प्रकार जनसंख्या का घनत्व इक्वल टू हो जाता है लोगों की संख्या डिवाइडेड बाय भूमि क्षेत्र, मतलब कितने क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं उसको डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाई डज द टेम्परेचर ऑफ ओशन वाटर गोज ऑन डिक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग डेप्थ, मतलब गहराई बढ़ने के साथ साथ क्यों महासागरीय जल का तापमान घट जाता है। तो आपको पता ही होगा, ठंडे पानी में गर्म पानी की तुलना में जो डेंसिटी होती है, हायर डेंसिटी होती है वार्म वाटर की तुलना में कोल्ड वाटर में ज़्यादा होती है। तो पानी गहराई के साथ ठंडा होता जाता है, क्योंकि ठंडा खारा समुद्र का पानी सतह के पास कम घने गर्म पानी के नीचे समुद्र में के घाटियों के नीचे डूब जाता है, ये एक रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उससे पहले अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिए, ठीक है। देखने वाले इतने सारे बच्चे होते हैं, लाइक करने का मन नहीं करता, प्लीज़ लाइक कीजिए। आपके लाइक करने से हमें कुछ नहीं होता, पर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलता है, खुशी सी होती है कि और अच्छा काम करने की, है ना। तो प्लीज़ इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए 23 क्वेश्चन है आपका, हाउ सैलिनिटी ऑफ, मतलब जो आपकी लवणता है ना, वो जो ओशन वाटर की होती है वो कैसे एक्सप्रेस करोगे, कैसे व्यक्त की जाती है। तो आपको पता ही है, समुद्र के पानी की लवणता में क्या होता है, लवणता का मेन रीज़न होता है नमक, और लीटर पानी के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो समुद्र के पानी में आमतौर पर प्रत्येक लीटर में 35 ग्राम, मतलब समझ लो लवण, मतलब नमक है, तो इसे 35 के रूप में लिखा जाता है। और समुद्र की लवणता की सामान्य सीमा 33 से 37 ग्राम प्रति लीटर के बीच में होती है, ये आपको याद रखना है। डिस्क्राइब एनी 2 मेन फीचर्स ईच ऑफ अ बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ बायोस्फीयर। वन फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोबारा आ गया, जैव मंडल के जैविक अजैविक घटकों की 2 विशेषताएं बतानी है। बायोटिक में आपको बता चुकी हूँ, ठीक है, 2 फीचर होते हैं, ठीक है। अबायोटिक होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग एलिमेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए सभी लिविंग ऑर्गेनाइज्म के, जैसे मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए जीने के लिए, तो ये सब अबायोटिक हैं। तो ये क्या होते हैं, दीज आर लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। अगर आपको सिर्फ अबायोटिक के पूछे जाएँ तो ये तीनों हैं। बायोटिक आपको पता है जो सांस लेते हैं, प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन बीइंग हो गया, इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव भी इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है, जिसमें 3 आ जाते हैं, प्लांट्स, एनिमल, मेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सूक्ष्म जीव। बाकी हिंदी वाले बच्चे देख लीजिएगा, वही है, ठीक है। स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तीनों मंडल आ गए आपके एबायोटिक में।
मतलब अजैविक में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, संघनन की प्रक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स संघनन आपको पता ही होगा, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस फ्रॉम द गैसेस फेजेस इनटू अ लिक्विड फेजेस। समझ गए, द्रव की भौतिक अवस्था गैस की अवस्था से द्रव में बदलने को ही कंडेंसेशन कहते हैं। एग्जाम्पल ले लो, जब हवा में जल वाष्प होता है, मतलब गैस के रूप में होता है जल वाष्प, वो ठंडी सतह के संपर्क में आने पानी बदल जाता है, इसे कहते हैं कंडेंसेशन। समझ गए, भाप पे आपने पतीले में पानी देखा है, उबलते हुए देखा है, उसके ऊपर ढक्कन रखो तो भाप से पतीले के ऊपर का ढक्कन हटाओगे तो पानी की बूंदें बन जाएंगी, वो होता है कंडेंसेशन। समझ आ गया। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ मीन्ड बाय कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब संरक्षण क्यों जरूरी है रिसोर्स संसाधनों का। 5 मेथड बताइए। मैंने आपको बताया था संसाधन आपका, अगर संसाधन सारे ख़त्म हो जाएंगे उससे इंसान के भविष्य पता है ना, हमें पीढ़ियों के लिए बचाना है, आपने अभी पढ़ा था ऊपर ही क्वेश्चन है ना, तो वो होता है फ्रेंड्स, हमें अपनी पीढ़ियों के लिए भी बचाने हैं संसाधन, ठीक है। वर्तमान के साथ साथ हमें भविष्य के लिए भी सोचना होता है, इसीलिए हमें संरक्षण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो क्या मेथड है, वी शुड नॉट, बाकी देखो ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे वाटर हो गया, क्या दिखाते हैं ना, पानी बचाओ जीवन बचाओ, है ना, पेड़ों को बचाओ, ठीक है। तो वी शुड प्लांट ट्री टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, बताया था ना, मृदा अपरदन को रोकने का मेन क्या वो है, कैसे रोक सकते हैं, प्लांट ट्री, भाई ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाओ। मैंने रेगिस्तान का दिया था ना, जहाँ पे खुली मिट्टी होती है धूल ज़्यादा उड़ती है, जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ धूल नहीं उड़ती। वी शुड यूज़ 3 Rs, मतलब रिड्यूस, रिसाइकल, मतलब है ना, जो मैंने आपको बताया था 3 Rs का वो पता ही होगा, रीयूज़, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल। टर्न योर इंजन ऑफ, मतलब जब वही है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बच्चा गाड़ी में बैठता है, बोलता है आप सारा फ्यूल ख़त्म कर दोगे तो हमें तो साइकिल में जाना पड़ेगा। वॉक और राइड योर बाइक, डू नॉट वेस्ट फ्यूल, मतलब चलो, मतलब चलना ज़्यादा बेहतर होता है, आप बाइक को यूज़ करो, इससे फ्यूल वेस्ट होता है, तो पैदल चलें या बाइक चलाएं पर ईंधन बर्बाद ना करें, जो भी है। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया, डिस्क्राइब द फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग द इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया। अंतःस्थलीय जलमार्गों की क्या स्थिति है, अंडरग्राउंड जो होता है ना इनलैंड, तो अंतःस्थलीय, ठीक है ना। तो भारत के अंदर जलमार्ग परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक को आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स प्लीज़ याद कर लीजिएगा। तो अच्छे से आंसर इंग्लिश में भी लिखा है, आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका बी पार्ट। तो ए पार्ट आपका फिनिश हो चुका है। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आप हल्का सा पढ़ लोगे 1-2 बार तो आप लिख पाओगे अपनी लैंग्वेज में भी, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब ये पर्यटन है, इसमें क्या है, भारत में पर्यटन भूगोल के बारे में, टूरिज़्म इन इंडिया के बारे में है। तो टूरिज़्म से रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप इजीली वैसे ही अटैम्प्ट कर पाओगे। टूरिज़्म होता क्या है कि जो इंसान है उसका मतलब टू विजिट अ प्लेस फॉर एन्जॉयमेंट, कॉल टूरिज़्म, ठीक है ना। टूरिस्ट जो एंजॉयमेंट के लिए जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला स्टेट एनी 4 बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन टूरिज्म इनटू इन डिफरेंट फॉर, पर्यटन को उसके विभिन्न रूपों में वर्गीकरण करने 4 आधार बताने हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सारे मतलब टूरिस्ट गाइड के लिए क्वेश्चन आता है क्या, मतलब क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए टूरिस्ट गाइड की, बस आपको सबको पता है कि टूरिस्ट गाइड कैसा होना चाहिए, जो लैंग्वेज में अच्छी कमांड हो जिसकी, है ना। आपने देखा होगा साउथ इंडियन लोग से साउथ इंडियन लैंग्वेज में बातें करते हैं, ठीक है। जो जिस टाइप के मतलब लोग जाते हैं पंजाबी में, तो पंजाबी लैंग्वेज उससे आती है, सारी लैंग्वेज का वो ज्ञाता होता है ऑलमोस्ट। फ्रेंच, जापानीज़, मतलब इंडियन के साथ साथ उसको फॉरेन लैंग्वेज भी सारी ज्ञान होता है ना। उसके अंदर क्वालिटी अट्रैक्टिव उसका मतलब वो होता है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, जो लोग खींचे चले जाते हैं, उसकी बातें सुनते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से टूरिस्ट गाइड के बारे में पूछा जाता है। यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टूरिज्म सर्विस इंडस्ट्रीज़। आपको पता ही है ना पर्यटन सेवा उद्योग क्या करते हैं भाई, जो आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आपको कहीं घूमना है तो टूरिस्ट सर्विस इंडस्ट्री में जाते हो ना कि हाँ भाई वहाँ का पैकेज क्या है क्या नहीं है, तो आपका सारी सरदर्दी ख़त्म हो जाती है। सारा पैकेज आपको सब होटल से लेके कहाँ कहाँ आप घूमोगे, सारी चीज़ें आपको वही बता देते हैं। तो यहाँ पे वो हेल्पफुल है आपका। एग्जाम्पल दे सकते हो भाई, मैं मेरे को मनाली जाना है, तो मनाली के लिए मैं अगर किसी टूरिज़्म सर्विस इंडस्ट्री में जाऊंगा तो वो मुझे पूरा पैकेज, पूरा गाइडेंस दे देता है कि कैसे कैसे क्या क्या कितना खर्चा आ जाएगा, वहाँ पे मुझे क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, कौन गाइड करेगा, बस कब जाएगी, है ना, कितने दिन का टूर होगा, एवरीथिंग।
डिस्क्राइब एनी 4 इंपॉर्टेंस फैक्टर दैट वुड ऐड वैल्यू ऑफ द हिल रिजॉर्ट। देखो किन्हीं 4 महत्वपूर्ण कारकों का वर्णन किए जो पर्वतीय पर्यटक स्थल के महत्व को बढ़ाते हैं। देखो ज़्यादातर लोग, आपने देखा होगा ना, अब गर्मियाँ आ रही हैं तो ज़्यादातर लोग, मैक्सिमम लोग तो जो हिल स्टेशन है वहाँ जाना पसंद करते हैं। तो उसको मतलब क्या फैक्टर है, क्यों जाते हैं हिल स्टेशन? पहली बात, वहाँ का एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होता है, नीट एंड क्लीन, फ्रेश एयर मिलती है पर्यटकों को, ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव व्यूज़ मिलते हैं उन्हें, ठीक है, बहुत काम, एकदम एकदम ऐसा वातावरण मिलता है जो शांत होता है, जहाँ पे वो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, सारा स्ट्रेस भूल जाते हैं, ठीक है, नेचुरल चीज़ें देखने को मिलती हैं उन्हें। बस यही रीज़न है, और क्या है, क्या पढ़ने की ज़रूरत है आपको इसमें। एक्सप्लेन एनी 4 इफेक्ट्स ऑफ मास टूरिज्म ऑन लोकल इकोनॉमी, मतलब स्थानीय अर्थव्यवस्था पर जन पर्यटन के किन्हीं 4 प्रभाव, ठीक है ना। अब देखिए, कोई स्थान में अर्थव्यवस्था पे अब लोग पर्यटन करने जाते हैं, प्रभाव क्या पड़ेगा भैया? देखो, आमदनी बढ़ जाती है लोगों की। अगर मान लो गांव है, अब ये उत्तराखंड मान लो, अब ये 4 धाम की यात्रा शुरू होगी तो गांव के लोग क्या करते हैं, कोई खीरे लगा रहा है, कोई गलजीरा लगा रहा है, तो उनकी इकोनॉमी में फ़र्क पड़ेगा ना। उन्हें क्या है, घर बैठे बैठे देखो, यहाँ से खेतों से खीरे तोड़े, वहाँ पे उन्होंने 20-20 रुपए के बेचे, तो उनको क्या हुआ, फाइनेंशियल कंडीशन उनकी काफ़ी अच्छी जाएगी, वो अर्न कर रहे हैं, उनकी अर्निंग हो रही है ना। तो इस तरह से फ्रेंड्स कहते हैं ये प्रभाव पड़ता है, ठीक है, उनकी इकोनॉमी में। वाई इज़ कोवलम पुलिन अत्यंत लोकप्रिय क्यों है? 2 कारण आपको बताने हैं, प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके बारे में क्या है, आपकी बुक्स में, आपको बुक्स मिली होंगी, इसमें इसको बेहतर दे रखा है इसके बारे में। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ टूर। देखो भाई, भारत के पर्यटन में विकास, मतलब पर्यटन का विकास करने में सड़क परिवहन का महत्व क्या है? बहुत ज़्यादा महत्व है। सड़कें जब बन रही हैं तभी तो लोग घूम रहे हैं ना। अब पहाड़ों में सड़कें नहीं बनती तो लोग घूमते कैसे? पैदल तो कोई जाएगा नहीं, ठीक है। तो जितनी रोडों का निर्माण किया जा रहा है उतना ही परिवहन को बढ़ावा मिल रहा है, उतना ही लोग घूम रहे हैं। आज उत्तराखंड में भी मैं आपको बता दूं, या हिमाचल में बता दूं, पहले जहाँ जिन मंदिरों में रोड नहीं थी लोग शायद ही जा पाते थे, लेकिन आज रोड आपकी ना मंदिरों के मतलब लगा लो नीचे तक पहुँच गई है, तो मैक्सिमम लोग मंदिरों के दर्शन करने चले जाते हैं आज की डेट में। तो ये होता है मतलब रोडों के मतलब ज़्यादा, सड़क परिवहन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड, मतलब वो करता है, मतलब प्रभावित करता है पर्यटन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देख रहे हो आप, सर्विसेज टेंडर टू फॉरेन टूरिस्ट ड्यूरिंग देयर स्टे आर नोन एज इनविजिबल प्रोडक्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स और टूरिस्ट इंडस्ट्री सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। मतलब विदेशी पर्यटकों को उनके ठहरने की अवधि में प्रदान की गई सेवाएं पर्यटन उद्योगों के अदृश्य उत्पादों निर्यातों के रूप में जानी जाती है। तो ये आपको उदाहरण सहित बताना है, ठीक है। तो ये आंसर आप देख लीजिएगा, ठीक है, क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द टर्म। देखो ट्रैकिंग क्या है, मुझे नहीं लगता आपको बताना है। ट्रैकिंग करने आप ज़्यादातर कहाँ जाते हो? हिल स्टेशन जाते हो ना, तो वही है, ट्रैकिंग के बारे में बताना है। 2 आपको पॉइंट्स बताने हैं। तो कितने इजी क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, ये तो आपको यूँ ही हो जाएगा। 12 नंबर तो मुझे नहीं लगता कि आप 12 नंबर आप मिस करने वाले हो। 12 नंबर आपके ये हो गए, और ए पार्ट में से जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 80 मार्क्स का आपका पेपर आता है, तो आपके आराम से 33 तो 80 में से भी आ जाएंगे, जबकि आपको 100 में से चाहिए होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स अच्छे आने वाले हैं इस सब्जेक्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टूरिज्म हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अंडर डेवलप्ड एरियाज। 4 पॉइंट्स बताने हैं आपको। जो अल्प विकसित क्षेत्र उनके विकास में कैसे मदद करता है। देखो सिंपल सी बात है, एक जगह थी, एक गांव था, पहले वहाँ पे कोई नहीं जाता था, ठीक है ना, अल्प विकसित है वो, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों का आना जाना वहाँ पे स्टार्ट हुआ, मान लो उस गांव की कुछ ऐसी चीज़ें लोगों को पसंद आने लगी, लोग आने जाने लगे, तो सरकार पता है क्या करती है? पैसा खर्च करती है भाई, उसको और डेवलप करती है, उसके अंदर बहुत चीज़ें बनवाने लग जाती है ताकि लोग उन्हें देखने आए, क्योंकि सरकार को पर्यटन से पैसा मिलता है। सरकार क्या, प्राइवेट सेक्टर भी जाएंगे, वो भी वहीं पैसा लगाएंगे जहाँ पे उन्हें लोगों से कुछ मिले। अब सिंपल सी बात है, जहाँ पे विदेशी डॉलर्स मिल रहे हैं आपको, अंग्रेज आ रहे हैं आपके गाँव में, तो आपका गाँव तो ऑलरेडी फेमस हो गया ना। तो ये सब इसमें आप लिख सकते हो, तो अल्प विकसित को भी विकसित में बदल सकते हैं, ठीक है ना। डिस्कस यानी 4 इफेक्ट्स ऑफ मास टूरिज्म ऑन एनवायरनमेंट। जन पर्यटन द्वारा पर्यावरण पर पड़ने वाले देखो 4 प्रभाव। देखो इसमें प्रभाव क्या है, नुकसान भी बहुत है। पर्यटन जब बढ़ता है, लोग तरह तरह के आते हैं, गंदगी भी फैला देते हैं कई कई जगहों में, ठीक है ना। फिर क्योंकि उनको ये नहीं परवाह ना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, गंदगी फैला देते हैं। प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, जाने से कई लोग जो होते हैं वो नुकसान कर देते हैं लोगों का,
ठीक है, पेड़ वेड़ तोड़ देना है ना, उनको नहीं पता होता। अब गांव वालों को काफ़ी हर्जाना भी इससे भुगतना पड़ जाता है, ठीक है। तो बाकी इसमें और कुछ भी आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो यूज़ करते हैं पर्यावरण को, ठीक है ना, तो मिसयूज़ भी ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उससे मतलब नहीं होता कि उन्हें अपना दिखता है, अपनी सेटिस्फेक्शन दिखती है, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए वो पर्यावरण को क्षति पहुंचा देते हैं, नुकसान पहुंचा देते हैं। नेक्स्ट है आपका मेंशन यानी 4 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की 4 विशेषताएं बतानी है भैया, कोई भी बता सकता है इंटरनेशनल पर्यटन की, ठीक है ना। तो बॉयज़ बहुत जल्दी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, जहाँ तक मैं जानती हूँ। तो देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन हैंग ग्लाइडिंग। भैया पैराग्लाइडिंग तो लड़के, तुम्हें तो लड़कों को तो बेहतर पता होगा हैंग ग्लाइडिंग क्या होती है, पैराग्लाइडिंग क्या होती है, तो डिफरेंस बताना है दोनों में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिस्क्राइबिंग, करा भी होगा आप लोगों ने खैर। डिस्क्राइब द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो अगेन आगे आर्थिक विकास में पर्यटन का, ये तो मैं बता चुकी हूँ, देश का आर्थिक विकास कैसा होता है, मैंने बताया था आपको, एक गाँव का एग्जाम्पल दिया था, ठीक है। तो आप प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेन द रोल ऑफ टूर गाइड्स, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ, टूर गाइड्स की भूमिका क्या होती है। भैया पूरे ज्ञाता होता है वो हर जगह का, हर विज़िट जहाँ पे लोग करते हैं उसका बेहतर सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास होती है, सारा मतलब हिस्ट्री तक उसे पता होती है उस जगह की, अच्छे से लोगों को डिस्क्राइब कर पाता है वो उस जगह के बारे में, पर्टिकुलर जगह के बारे में जहाँ पे लोग जानना चाहते हैं। उसका मतलब रोल इतना वो होता है, उसका रोल ही ये होता है टूरिस्ट गाइडों को मतलब सेटिस्फेक्शन पूरा देता है वो, ठीक है। तो इसी के साथ साथ फ्रेंड्स मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा तो इनको पढ़ के चले जाइएगा, 2-3 बार पढ़ लीजिएगा, और इससे एक्स्ट्रा भी आपने पढ़ा है वो तो और वेल एंड गुड है आपके लिए, और अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। बाकी जितना मुझसे हो पाया मैंने प्रिपेयर किया है आपके लिए, तो देखते हैं। अब बाकी हाँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन मैं वो जल्दी अपलोड कर दूँगी, पॉलिटिकल की भी मैं वीडियो बना रही हूँ, बना दूँगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा ऐसी यूज़फुल वीडियोस के लिए, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप हमारी वीडियो टाइम पर देख पाएंगे। अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिएगा, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।